नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं को लेकर हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और आज हम प्रश्न नंबर 62 के अंतर्गत विचार करेंगे। पृथ्वी राज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर पर हम आगे बढ़ें उसके पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आप सभी के सिलेबस के अनुसार हमने प्रवृत्तियों और कालखंडों पर आधारित पूरा प्रश्नोत्तरी करा दिया है। आपने प्लेलिस्ट देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आदिकाल से लेकर नई कविता पूरा हमने कवर करा दिया है। गद्य विधाओं के अंतर्गत निबंध से लेकर व्यंग तक जो भी प्रमुख गद्य विधाएं रही हैं, अन्य गद्य विधाएं रही हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। काव्य का स्वरूप को लेकर जो भी प्रश्न बनते हैं उनको लेकर हमने बातचीत की है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कालखंड वाइज जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, जहां से प्राय सवाल बनते हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन हो सकता है। तो इसको लेकर हम विचार विमर्श आपसे करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कम पढ़ते हुए भी सटीक तौर पर जो भी शब्द सीमा दी गई है 125, 200, 250 या फिर ईएमआरएस, केवीएस के दृष्टिकोण से देखें तो 75 और 100 शब्दों में लिखने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे? तमाम विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी व्याकरण के बारे में भी कुछ लिखवाइए। तो समय के अनुसार क्योंकि व्याकरण का जो पोर्शन होता है इसमें ज्यादा लिखने के लिए कुछ होता नहीं, फार्मूला पर बेस होता है। फिर भी जहां से सवाल बन सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे और संस्कृत को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस सीरीज के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी चल रही है वो एक से अधिक परीक्षाओं के लिए है। हमने टाइटल में भले यूपी को केंद्रित किया हुआ है लेकिन ईएमआरएस और केबीएस, एनबीएस की परीक्षाओं को भी आप फोकस करेंगे और जो समझदार विद्यार्थी होते हैं उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। वो शुरू से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नए विद्यार्थी हैं कईयों को तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐप इत्यादि पर पढ़ाता हूँ और यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता हूँ और बहुत सारे वीडियोज को मैं हाइड कर देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, जो चीजें हैं आपके सामने हैं। थोड़ा सा वक्त जब आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं खोज पा रहे हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे चिंता मुक्त कीजिए और अपने पढ़िए और हमें भी प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ, आप जो प्रयास कर रहे हैं अब वो हमारे लिए रामबाण सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो सवाल जो था पृथ्वी राजरासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आप देखेंगे कोई नया प्रश्न नहीं है। ऑलरेडी आपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के सिलेबस में इसको पढ़ा होगा और कई बार आपने लिख दिया होगा। लेकिन आज थोड़ा सा इसको हम कॉम्पिटेटिव स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे कि ठोस तरीके से हम कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सीधे इस प्रश्न के उत्तर पर। आप शुरुआत करेंगे पृथ्वीराज रासो आदिकालीन कवि चंद बरदाई का ग्रंथ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान क्या रखना है, जो की पॉइंट है, आप चंद बरदाई लिखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनके जिनकी कलम और उनके हाथ का कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, वो चंद बरदाई इत्यादि लिख सकते हैं। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपने मान लीजिए खूब बेहतरीन तैयारी की और पृथ्वीराज रासो को आपने सिद्ध कर दिया कि वो प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है या फिर अर्ध प्रामाणिक जो भी है, लेकिन आपने चंद बरदाई ही नहीं ठीक से लिखा तो फिर आपका नंबर वहां पर तुरंत कट हो जाएगा। तो देखिए, पहले ही वाक्य में हमने संकेत कर दिया कि पृथ्वीराज रासो आदिकालीन कवि चंद बरदाई का ग्रंथ है। यानी कि आपने इस वाक्य में ग्रंथ के बारे में बता दिया, वो ग्रंथ किस समय का है और उसके जो रचयिता हैं अब उनका सही नाम किस टाइप से लिखना है। आगे आप लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि हिंदी के प्रथम महाकवि हैं कौन? चंद बरदाई हैं और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
एक चीज आप देखे होंगे, जब इतिहास ग्रंथ आपने शुक्ल जी का पढ़ा होगा, तो उन्होंने मिस्र बंधुओं से बहुत कुछ लिया हुआ है। मिस्र बंधु विनोद से काफी मटेरियल इन्होंने लिया हुआ है और फिर अपने हिसाब से उनको प्रस्तुत किया है। तो मिस्र बंधुओं ने पहले ही घोषित कर दिया कि जो चंद बरदाई हैं वो हिंदी के पहले महाकवि हैं और उनका जो ग्रंथ है हिंदी का पहला महाकाव्य। जैसे तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ भी कहा है, तो एक तरफ वो इसको प्रथम महाकाव्य कह रहे हैं और दूसरे तरफ प्रथम महाकवि कह रहे हैं। आप देखिए, वाक्य देखिए किस तरीके से इसको पढ़ना है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, यानी कि ऑलरेडी इनसे पहले भी किसी ने माना है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। एक तरीके से इन्होंने इंडिकेट किया है अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार मिश्र बंधु के तरफ। तो इसको भी आपको फोकस करना है। याद करने के लिए तो आपने याद कर लिया होगा कि ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन ये कहां से उन्होंने लिया हुआ है या फिर किससे प्रभावित होकर लिया है, इसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी। अब आगे लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का 69 सर्गों का बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों और 69 सर्गों का बड़ा ग्रंथ है। इसमें तत्कालीन प्रचलित प्राय सभी छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें कवित्व, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या प्रमुख है। इसे चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा पूर्ण किया माना जाता है। यानी कि ये जो ग्रंथ है पृथ्वी राजरासो और उसको चंद बरदाई ने कंप्लीट नहीं किया था, पूरा नहीं किया था। आगे चलकर उनके पुत्र जल्लड़ ने इसको पूरा किया है। तो जो विवाद की शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहीं से शुरू हो जाती है कि इसमें कितनी ऐतिहासिकता है, कैसे पूरा हुआ है, इसको लेकर भी होता है। तो पहला पैराग्राफ आप इस पैटर्न पर लिख देंगे। आगे आप लिखेंगे कि प्रामाणिकता को लेकर विवाद का कारण निम्नांकित बिंदु हो सकते हैं: ऐतिहासिकता, अतिशय कल्पना, रचना काल, भाषा शैली, अलग अलग संस्करणों का होना। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विवाद है, अब एक 4-5 बिंदुओं को आप रेखांकित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए और 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और इस तरीके से आप इन 5 बिंदुओं को लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा या फिर उसके मन में एक सकारात्मक सोच आएगी कि कम से कम 5 बिंदुओं का तो उल्लेख किया ही है, तो 4 नंबर का है, तो कितना भी कठोर एग्जामिनर होगा वो 3 नंबर दे देगा, क्योंकि आपने अपनी बात को बहुत ही सटीकता के साथ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है। जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर की रचना है, तो इसकी ऐतिहासिकता को लेकर, ऐतिहासिकता कहां से आ रही है इसमें, जैसे पृथ्वीराज चौहान जो थे उसको लेकर कि उनके नाम के आधार पर लिखा गया है, लेकिन जैसे ही रचनाओं को पढ़ा जाता है, इस महाकाव्य को पढ़ा जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें तालमेल नहीं खाती। उसमें ऐतिहासिकता की जगह कल्पना का समावेश ज्यादा दिखाई देता है, तो इसको लेकर सवाल उठता है। फिर जो पृथ्वीराज चौहान का समय है, चंद का समय है, उसको लेकर भी है। ठीक है, भाषा शैली को लेकर सवाल उठता है और अलग अलग संस्करणों का होना भी इसकी प्रामाणिकता को प्रभावित करता है, संदेह पैदा करता है कि कौन संस्करण सही है। जैसे आप सभी बार बार कमेंट करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी पुस्तक खरीदी जाए, किस प्रकाशक की खरीदी जाए, तो आप भी इस तरीके से संदेह में रहते होंगे कि कहीं कोई फर्जी किताब न मिल जाए। तो वैसे ही है, तो इन 5 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर 3 ग्रुप उभर कर सामने आते हैं: प्रामाणिकता के समर्थक, अप्रामाणिकता के समर्थक और अर्ध प्रामाणिकता के समर्थक। तो 2 जो ग्रुप है, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, ये तो मान लीजिए एकदम तटस्थ है कि हाँ इस वर्ग में हूं। लेकिन ये जो अर्ध प्रामाणिक है, ये बीच के लोग हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करते हैं। क्योंकि आपको उत्तर लिखना है तो आप इन तीनों का जिक्र करेंगे। प्रामाणिकता के समर्थक कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पंड्या, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, हार्दिक पंड्या नहीं, अब मोहनलाल, थोड़ा नाम बड़ा था, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड। तो प्रामाणिकता में कौन कौन मानते हैं इसको कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है? तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पंड्या और कर्नल टॉड। अप्रामाणिकता के समर्थक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, कविराज श्यामल दास,
ठीक है। ओझा, इनका भी पूरा नाम था इसमें, गौरी शंकर ओझा, आप नोट करेंगे। बुल्लहर, ये लोग अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है? मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े आलोचक हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब अलग अलग ग्रुप में शामिल हैं यहाँ पर। तो प्रामाणिकता को लेकर जो बिंदु उभरते हैं उसको आपने बता दिया, और ये भी बता दिया कि इस बिंदु के आधार पर 3 ग्रुप बन गए। उन ग्रुप में कौन कौन लोग हैं उनका नाम भी आपने बता दिया। आगे आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण क्या रहा है, क्योंकि आप अपने उत्तर को और प्रभावी बनाना चाहते हैं और शुरुआती दौर के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार विमर्श किया है उस आलोचक का नाम आपको देना चाहिए। आप लिखेंगे इतिहास और कल्पना के आधार पर वे इसे जाली ग्रंथ सिद्ध करते हैं। वे मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतिहास और कल्पना, इसमें एक दूसरे से समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है। कई बार इतिहास की जब जांच की जाती है तो लगता है कि ये तो घटना घटी ही नहीं थी, ये कवि की कल्पना हो सकती है। उनके अनुसार इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ध्यान देना है आपको, पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने दिमाग में रखा है मूल्यांकन करते हुए कि हमने इस ग्रंथ को कभी इतिहास माना नहीं, काव्य ग्रंथ ही माना। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन करते समय पृथ्वीराज विजय नाम की जो रचना है, जिसके रचनाकार हैं जयानक, उसको भी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि भले जो रासो ग्रंथ है इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, लेकिन काव्य ग्रंथ तो पृथ्वीराज विजय भी है, लेकिन उसमें जो भी घटनाएं दी गई हैं या चीजें उसमें वर्णित हैं वो सब ठीक ठीक है, उसमें कोई फर्जी बात नहीं कही गई। तो इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। कौन? पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ को भाषा और व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित नहीं मानते। एक तो उन्होंने ऐतिहासिकता और कल्पना के आधार पर इसका मूल्यांकन किया, और दूसरा मूल्यांकन उन्होंने भाषा और व्याकरण के आधार पर किया, और व्यवस्थित नहीं मानते। उनके अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन कई बार परीक्षाओं में आता है, तो आपको अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। आप हवा हवाई में कोई बात नहीं लिख सकते, ठीक है? और निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए। कुल मिलाकर हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो को एक विशुद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज न मानकर काव्यात्मक गाथा या महाकाव्य के रूप में देखना अधिक उचित है, जिसमें इतिहास, लोक कथाओं और कल्पना का मिश्रण है। यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि आपको उत्तर लिखना है तो तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पृथ्वीराज रासो जिस कालखंड की रचना है, आदिकाल, जब उसके नामकरण को लेकर ही एक रास्ता नहीं है, एक मत नहीं है लोग, तो इस ग्रंथ को लेकर भी विवाद हो सकता है। क्योंकि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा कालखंड है जो भाषा के दृष्टिकोण से और साहित्य की दृष्टिकोण से, दोनों की दृष्टि से एक तरीके से अभी शुरुआती दौर का कालखंड है। तो यहाँ पर विविधता हो सकती है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं कि आखिरकार कौन चीज सही है, कौन चीज गलत है, ठीक है? और कई आलोचकों को आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ वो भक्ति काल से मानते हैं, ठीक है? वास्तविक आरंभ कहां से मानते हैं? भक्ति काल से मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल हम भाषा के विकास के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो उसकी नींव तैयार होती है खासतौर से हिंदी साहित्य का, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो उसी में से
एक छोटा सा अंश है पृथ्वीराज रासो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए चंद बरदाई के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। चंद बरदाई के बारे में भी यही उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको जोड़ देना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के ये मित्र थे, उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जो लिखेंगे वही बात आप चंद बरदाई के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं दो प्रश्न छिपे हुए थे, एक मुख्य रूप से और एक गौण रूप से। तो चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने तो ऐसा तो है ना कि साल भर में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अपने दिमाग में आपको रखना है कि पहले इसकी शुरुआत कैसे करना है, बता देना परिचय के रूप में कि भाई पृथ्वीराज रासो किस टाइप का ग्रंथ है, कौन लिखा है, क्या क्या है। फिर इसको लेकर विवाद क्यों है, उसके कारण पर आप चर्चा करेंगे। फिर विवाद उत्पन्न होने के बाद जो वर्ग बने हैं, कौन समर्थक है कौन समर्थक नहीं, उसको लेकर। और फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक विस्तार से लिख देंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण और भाषा की दृष्टि से उन्होंने इसका मूल्यांकन किया। और फिर आप खुद एक अपना निष्कर्ष देंगे कि तमाम, क्योंकि आप उस समय जज की भूमिका निभाएंगे, तमाम विषयों पर विचार विमर्श करते हुए, भले इसको हम प्रामाणिक न माने, जाली ग्रंथ ही माने, लेकिन एक इसका महत्व है कि इसने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अपना गहरा प्रभाव डाला है और आगे चलकर तमाम रचनाएं हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आप समझ लिए होंगे, अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे और एक से अधिक बार उसको रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे और फिर अच्छे से लिखेंगे। हमने शुरू में ही कहा कि ये प्रश्न आपके लिए नया नहीं था, पुराना ही प्रश्न था, क्योंकि तमाम ऐसे विद्यार्थी थे आज इन्होंने इस प्रश्न के उत्तर को लिखकर भेजा हुआ था। तो उसमें कुछ थी कमियां, तो हमने सोचा कि एक यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करके आप सभी के सामने रख देता हूं कि कैसे लिखना। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना कि कोई भी प्रश्न का उत्तर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। तो इसको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है कि हम बेस्ट कर देंगे। आप में से ही कोई टॉपर बनेगा। आप जब उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे कि आप कैसे लिखे थे, तो ये बताया कि अनुराग सर बार बार कहते थे कि बस लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए और सटीक से सटीक लिखने का प्रयास कीजिए, कोई भी उत्तर अंतिम नहीं होगा। उसी फार्मूले को हमने अपनाया था और मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं टॉपर बनूंगा। कोई ना कोई तो टॉपर बनेगा ही, चाहे इस चैनल का बने चाहे कहीं का। हाँ, बस अगर टॉपर बन जाएगा तो वो ईमानदारी से जरूर बताएगा, नहीं तो उसकी प्रामाणिकता पर क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर प्राय सवाल पूछे जाते हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, ये पारंपरिक ढंग का प्रश्न था। अब ये इसकी प्रामाणिकता सही है गलत है, अगर कुछ भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कोई नई घटना हो जाएगी, ये बस ऐसे ही प्रश्न के तौर पर है, चेक किया जाता है कि आपने कितनी अच्छी से पढ़ाई की हुई। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।